हेलो दोस्तों, वेलकम टू उड़ान एजुकेशन क्लासेस। तो आज की वीडियो में हम वेक्टर एनालिसिस के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को सॉल्व करने वाले हैं। ये जो लेक्चर नंबर होगा वो लेक्चर नंबर 9 होगा। बाकी वीडियो अगर आप नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिए, वहाँ जाकर आप देख सकते हैं। क्योंकि आपको एग्जाम के ज़्यादा समय नहीं है तो आप वीडियो के अच्छे से देखिए और तैयारी मेहनत से अच्छे से कीजिए। चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं 23 जो क्वेश्चन है वो काफ़ी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, ये आपको बनाकर एग्जाम में जाना है, आने की काफ़ी संभावना है। ठीक है, देखिए स्टेट एंड प्रूफ ग्रीन्स थ्योरम। ये ग्रीन्स थ्योरम आपको हर एक साल 2 साल पे एक बार रिपीट क्वेश्चन आपको पूछता रहता है। ठीक, तो आप इसे अच्छे से बना लीजिएगा। चलिए प्रूफ करना है ग्रीन्स थ्योरम के। सॉल्यूशन स्टेटमेंट लिखेंगे कि इफ एम एक्स वाई एंड एन एक्स वाई आर द कंटिन्यूअस फंक्शंस हैविंग कंटिन्यूअस पार्शियली डेरिवेटिव्स इन द रीजन आर, देन यानी एम और एन जो है कोई कंटिन्यूअस फंक्शन है तो हम उसका डेरिवेटिव रीजन ये आर है, देन तब क्या हो जाएगा इंटीग्रेशन सी क्या हो जाएगा, कर्व का काम करेगा। यानी एम एक्स प्लस एन वाई बराबर डबल इंटीग्रल आर इन रीजन आर हो जाएगा, और डेल एन बटा डेल एक्स माइनस डेल एम बटा डेल वाई डेल एक्स डेल वाई, यानी डबल इंटीग्रल ये वाला। तो ये चीज़ हमें प्रूफ करना है। ठीक है, ये चीज़ हमें क्या करना है, ये आपको एग्जाम में स्टेटमेंट में आपको लिखना पड़ेगा। ठीक, और ये चीज़ आपको प्रूफ करना है। ठीक है, अब देखिए एग्जाम प्रूफ करते हैं वेयर, जहाँ सी क्या है, सी इज द ट्रांसफर इन द पोजीशन, यानी एंटी क्लॉकवाइज। ठीक है, एक क्लॉकवाइज होता है, एक एंटी क्लॉकवाइज होता है, तो ये एंटी क्लॉकवाइज है। लेट द प्रूफ, चलिए इसे हम प्रूफ करते हैं। अब देखिए प्रूफ में क्या लिखेंगे, लेट अस द कंसीडर ए रीजन आर इन एक्स वाई प्लेन बाउंडेड curve C divided into two curves, say C1 and C2, and we representation curve C2 by y is equal to phi 2x and C1 by y is equal to phi 1x, and lines x बराबर a x बराबर b रिस्पेक्टिवली। ठीक है, ये यानी देखिए ये जो फिगर दिखे, एक छोटा सा फिगर बनाए, ये हो गया आपका यानी एक्स वाई प्लेन। क्या हो गया, एक्स ये वाला एक्स वाई प्लेन हो गया। इसमें आपको बोल रहा है रीजन किस पर देना है, आर, यानी आर रीजन हो गया। और दो कर्व यानी C1 एंड C2 टू कर्व्स है, इसमें C1 बराबर C2 बराबर जो दिया गया आपका यानी y बराबर हो जाएगा phi 2x, एंड C2 यानी C2 कर्व जो है उस पर दिया गया y बराबर phi 1x। ठीक है, यहाँ पर जो लाइन लिया गया है x बराबर a और b बराबर x बराबर b, तो ये चीज़ आपको समझ में आ गया। वही चीज़ हम प्रूफ में हमको लिखना है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। देखिए नाउ में क्या लिखेंगे, नाउ, अब देखिए नाउ डबल इंटीग्रल डेल एम बटा डेल वाई डेल एक्स डेल वाई। अब हम देखिए इस वाले जो टर्म देख रहे हैं ना, हमको प्रूफ करना है इतना चीज़, यानी हम पहले डेल एम बटा डेल वाई वाले ले लिए हैं। ठीक है, पहले इसको हम सॉल्व करते हैं। देखिए तो वही चीज़ लिखे हैं, यानी इंटीग्रल डबल इंटीग्रल था ना, तो हम पहले इसमें y के रिस्पेक्ट में है ना, तो हम पहले y वाले को इंटीग्रल करते हैं, डी एक्स वाले कांस्टेंट रहेंगे। यानी डी एक्स यानी डी एक्स एक्स का कोऑर्डिनेट, हमको एक्स का लिमिट लेना है, तो एक्स का लिमिट क्या दिया हुआ है, ए से बी, ए और बी दिया हुआ है, यानी ए से लिमिट बी हो गया। एक्स वाले के लिए इंटीग्रेशन हो गया। एंड देखिए अब अगला इंटीग्रेशन लिखेंगे, यानी बी वाले के लिए, तो बी का जो लिमिट दिया गया यानी एफ फाई टू एक्स और फाई 1x, यानी इसका जो लिमिट हो जाएगा फाई 2x से लेकर फाई टू 1x। ठीक है, यानी डेल एम बटा डेल वाई बटा डी वाई इंटू डी एक्स। ठीक है, ब्रैकेट में लिखिएगा। अब देखिए इसका एक चीज़ मैं बता दूँ, अगर इसका डेरिवेटिव कीजिएगा फिर इसका इंटीग्रेशन कीजिएगा तो वो सेम वैल्यू देगा। ठीक है, चलिए तो इसको आगे लिख दें। अब देखिए डबल इंटीग्रल रीजन क्या हो जाएगा, आर डेल एम बटा डेल वाई डेल एक्स डेल वाई बराबर लिमिट यहाँ पर क्या था, एक्स का जो लिमिट है वो ए से बी था, यानी ए और बी हो गया। अब देखिए उसका जो इंटीग्रेशन करेंगे, ए डेल एम डेल इन था डेल एम बटा डेल वाई का डिफ्रेंशिएशन करके फिर इंटीग्रेशन करिएगा तो आपको एम ही दे देगा, और एक्स वाई का फंक्शन है तो एक्स वाई हो गया एक्स वाई, और ये आपका जो लिमिट दिया गया था फाइव वन एक्स से फाइव 2x से लेकर फाइव 1x, ये हो गया लिमिट, और डी एक्स हो गया। अब इसको चलिए इसको सॉल्व करते हैं, यानी सॉल्व करिएगा इसको तो हो जाएगा लिमिट ए टू बी एम। अब देखिए इसका क्या है, इसमें वैल्यू पुट करिए, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट होता है, यानी एक्स था तो एक्स हो गया, वाई का जगह पे इसको पुट करिए तो फाइव 1x हो जाएगा, और डी एक्स है तो डी एक्स हो गया। माइनस का चिन्ह होता है क्योंकि अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट होता है, तो माइनस का चिन्ह हो गया। फिर इंटीग्रेशन ए टू बी एम, ये वाला एम, और यहाँ पे एक्स था कॉमा, और फाइव 2 के जगह वाई के जगह पे क्या हो जाएगा, फाइव 2x हो जाएगा और डी एक्स हो जाएगा। ठीक,
अब देखिए बराबर, अगर हम इसको लिमिट को चेंज कर दें, क्या करें, लिमिट को चेंज करिएगा तो इसमें माइनस आपको बाहर आ जाएगा। जैसे कि अगर इसको हम लिमिट क्या था ए टू बी, तो इसको अगर हम बी टू ए करेंगे तो यहाँ माइनस का चिन्ह हो जाएगा। ठीक, तो वही लिमिट हम चेंज कर दिए, यानी बी टू ए कर दिए तो यहाँ माइनस चिन्ह हो जाएगा, यानी एम। और देखिए ये वाई, यानी 1 बराबर क्या है, देखिए तो यहाँ 1 बराबर ये ना है, देखिए 1 बराबर 1, देखिए 1 बराबर वाई है ना, और 2 बराबर भी क्या है, वाई है। यानी इसके जगह पे, यानी 1 के जगह पे हम लिख दे 1 के जगह पे लिख दे वाई डी एक्स माइनस लिमिट इंटीग्रेशन लिमिट ए टू बी एम एक्स माइनस वाई, क्योंकि 2 के जगह पर हमें इक्वेशन में दिया गया है 2 के जगह पर आप लिख सकते वाई लिख सकते हैं, वाई बराबर 2x। ठीक है, ये प्रूफ किया तो हम लिखे थे। ठीक है, अब देखिए तो यहाँ पे हो गया 1, y dx, कोई मुश्किल नहीं है। अब देखिए यहाँ पे आगे लिमिट जो दिया गया ना b से a, क्या दिया है b से a, यहाँ से लिमिट लिए थे 1 बराबर x, तब 1 बराबर x यानी क्या लिए थे, C2 वाले कर्व के लिए थे। 1 x जो है वो क्या है, C2 वाले कर्व के लिए थे। यानी इसका जो हम लिमिट लिख दे इंटीग्रेशन, माइनस का चिन्ह तो माइनस कॉमन कीजिएगा दोनों में, तो माइनस कॉमन कर दिए, ये हो गया। और देखिए लिमिट C2 लिख दें, क्योंकि यहाँ पे जो हम 2 जो लिए हैं ना कर्व 1 जो लिए हैं वो कर्व किसका है, C2 का है। यानी इसका इंटीग्रेशन यानी कर्व क्या हो जाएगा, C हो गया, और m x, y dx। ठीक है, अब माइनस कॉमन की जगह दीजिए आपका प्लस हो जाएगा। और फिर देखिए इंटीग्रेशन इसका जब लिमिट यानी 5 2x का जो कर्व बन रहा है वो C1 में बन रहा था, यानी इसका जो इंटीग्रेशन का जो यानी कर्व जो हो जाएगा वो C1 हो जाएगा। यानी m x, y ये जैसे था वैसे हो गया dx, कोई मुश्किल नहीं। अब देखिए C1 कर्व क्या बन रहा है, C1 और C2 और C1, यानी एक कंप्लीट अगर हम कर्व बनाए तो क्या बनेगा इसको, यानी माइनस का चिन्ह तो माइनस, यानी कर्व C m x, y dx, ये क्या हो गया, एक कंप्लीट कर्व हो गया। ठीक है, ये पूरा कर्व एक बन चुका है, यानी इसको इक्वेशन आप फर्स्ट मान लीजिए। ठीक, अब देखिए यानी क्या निकला, डबल इंटीग्रल रिविजन आर डेल एम बटा डेल वाई डेल एक्स डेल वाई बराबर माइनस इंटीग्रल सी एम एक्स वाई डी एक्स, इक्वेशन 1 मान लीजिए। और देखिए सिमिलरली इसमें क्या करना है, उसी तरह जिस तरह से पहले किया है ना, सिमिलरली उसी तरह से कर दिया। इसी डिनोटेड द बाउंड्री ऑफ द रीजन आर बाउंडेड बाई द कर्व्स एक्स बराबर हम मान लिए यहाँ पे साइन वाई, क्योंकि वहाँ पे हम लिए जो 5 लिए थे ना एक्स, यहाँ पे वाई ले लिए हैं, एंड x2 बराबर साइन 2 वाई, एंड लाइन जो हो जाएगा वाई बराबर अल्फा एंड वाई बराबर बीटा। ठीक है, ये आपका फिगर हो गया। ठीक, अब देखिए यहाँ पे नाउ वहाँ पे हम क्या निकाले थे, देखिए वहाँ पे जो निकाले डेल एम बटा डेल वाई निकाले थे, अब हम निकालेंगे डबल इंटीग्रल आर, रीजन हो जाएगा आर डेल एन बटा डेल एक्स डेल डी एक्स डी वाई बराबर, अब y वाले जो भी लिमिट हो जाएंगे वो कांस्टेंट हो जाएंगे, यानी लिमिट y का जो लिमिट आपका लेना है, क्या लेना है, y बराबर अल्फा और बीटा, यानी अल्फा बीटा। ठीक है, इंटीग्रेशन अब x बराबर क्या माने हुए हैं, तो x बराबर माने हैं 1 साइन 1 y और साइन 2 y, यानी साइन 2 y से लेकर साइन 1 y हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे हो जाएगा लिमिट इसका हो गया, यानी डेल एन बटा डेल एक्स और डेल एक्स बराबर डेल एक्स डी एक्स इंटू डी वाई, कोई मुश्किल नहीं। चलिए आपको हम पहले ही बताए थे, अगर इसका डिफ्रेंशिएशन करिएगा फिर उसको इंटीग्रेशन कीजिएगा तो आपको यही वैल्यू देगा, यानी अल्फा बीटा ये वाला इसका लिमिट, यानी इसका लिमिट जो है यानी हो जाएगा इंटीग्रेशन अल्फा बीटा लिमिट हो जाएगा एन, ये फंक्शन एक्स वाई का है तो इसका जो सॉल्व कीजिएगा तो एक्स वाई का फंक्शन यानी एक्स वाई हो जाएगा। इसका लिमिट क्या क्या दिया है, तो साइन 1 वाई और साइन 2 वाई, यानी डी वाई। ठीक है, डी वाई, यहाँ तक आप लोगों को समझ में आ गया होगा। ओरिजिन जो दे चुका है आर दे चुका है। चलिए आगे देखते हैं। अब देखिए इसमें लिमिट पुट करिएगा तो आपको जो हो जाएगा, देखिए इसमें लिमिट पुट करिएगा तो हो जाएगा लिमिट अल्फा तो बीटा, ये तो वाई वाला था तो वो सही रहेगा, यानी एक्स एन एक्स जब हमको क्या पुट करना था साइन 1 वाई कॉमा वाई, जैसे कि वैसे रह जाएगा डी वाई माइनस लिमिट अल्फा टू बीटा, यहाँ पे क्या हो जाएगा साइन 2 वाई तो साइन 2 वाई जैसे था वैसे हो जाएगा, और डी वाई, कोई मुश्किल नहीं। चलिए इसे सॉल्व करिएगा। और यहाँ पे एक चीज़ देखें, यहाँ पे देखिए यहाँ पर भी हम क्या कर रहे हैं, लिमिट को चेंज कर रहे हैं, यानी यहाँ पे क्या था अल्फा टू बीटा, हम कर रहे थे यहाँ पे बीटा टू अल्फा, तो जब बीटा टू अल्फा करिएगा इसका लिमिट तो माइनस बाहर आ जाएगा ना,
बीटा टू अल्फा करिएगा तो माइनस क्या हो जाएगा, बाहर आ जाएगा तो माइनस, अब माइनस क्या हो जाएगा प्लस, तो यहाँ पर डायरेक्ट हम लिख दिए प्लस लिमिट बीटा टू अल्फा एन एक्स कमा वाई डी वाई। ठीक है, यानी टोटल क्या हो जाएगा, लिमिट अल्फा टू बीटा जैसे था वैसे ही, ठीक है, और एन एक्स कमा वाई डी वाई प्लस, ये तो प्लस हो जाएगा माइनस माइनस प्लस, और बीटा टू अल्फा एन एक्स कमा वाई डी वाई। ठीक, यानी इसको आगे सॉल्व करिएगा, यानी कर्व जो हो जाएगा C1, क्योंकि C1 का कर्व हम मानते कितना, C1 का कर्व माने थे sin1 एक्स वाई sin1 वाई। ठीक है, तो इसका कर्व हो जाएगा C1 डैश डैश इसे दे दें ताकि आपको कन्फ्यूजन ना हो। ठीक है, यानी ये हो जाएगा n कमा एक्स कमा वाई डी वाई प्लस, देखिए इंटीग्रेशन C2 जो लिए हुए हैं, यानी वहाँ पे जो लिए थे C2 डैश यानी लिए हुए हैं कि sin 2y यानी sin 2y बराबर क्या कर्व माने हुए थे, तो sin 2y जो है यानी ये वाला जब sin 2y जो है इसका कर्व जो बन रहा है वो C2 पे बन रहा है, C2 डैश पे बन रहा है। ठीक, यानी इसको इस तरह से लिख सकते हैं। तो दोनों कर्व को अगर हम एक का कंप्लीट कर्व बनाए तो आपको क्या बन जाएगा, इंटीग्रेशन C n x कमा वाई डेल वाई। इसको आप इक्वेशन सेकेंड मान लीजिए, कोई मुश्किल नहीं है। अब देखिए सेकेंड और फर्स्ट को दोनों को हमको सब्सट्रैक्ट करना है यानी घटाना है। सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 1 and 2 वी गेट। ठीक है, वी गेट, तो इक्वेशन और सेकेंड और इक्वेशन फर्स्ट को हमको घटाना है। देखिए घटाइएगा तो डबल इंटीग्रल आर रीजन हो जाएगा डेल एन बटा डेल वाई माइनस डेल एन बटा डेल एक्स डी एक्स डी वाई बराबर माइनस क्या हो जाएगा, माइनस इंटीग्रेशन सी एम डी एक्स माइनस इंटीग्रेशन एन डी वाई। ठीक है, एक सी जो है कर्व का काम करे। ठीक, कोई मुश्किल नहीं। अब देखिए इसमें अगर हम माइनस को कॉमन करें, क्या करें, इसमें अगर हम माइनस को कॉमन करें तो डबल इंटीग्रल आर रीजन हो जाएगा, और देखिए ये वाला क्या हो जाएगा वो प्लस यानी डेल एन बटा डेल एक्स, और ये वाला क्या हो जाएगा माइनस, तो माइनस हो क्या डेल एम बटा डेल वाई डी एक्स डी वाई बराबर, अब माइनस इसमें अगर माइनस कॉमन कीजिएगा तो ये आपका होगा इंटीग्रेशन सी एम डी एक्स प्लस एन डी वाई होगा ना। अब माइनस तो हो गया कॉमन, यानी माइनस और माइनस क्या हो गया प्लस, दोनों कैंसिल हो गया, यानी हम हेंस लिख सकते हैं हेंस इंटीग्रेशन सी एम डी एक्स प्लस एन डी वाई बराबर डबल इंटीग्रेशन रिविजन हो गया आर डेल एन बटा डेल एक्स माइनस डेल एम बटा डेल वाई डी एक्स इंटू डेल वाई डी एक्स इंटू डी वाई। तो ये जो क्वेश्चन है आपका प्रूफ हो चुका है, यही हमको प्रूफ करना था। जो क्वेश्चन प्रूफ हो गया, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इस बार के क्वेश्चन आने की संभावना है, तो अच्छे से इसको बना लीजिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन हम स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर देखते हैं 24। क्वेश्चन नंबर 24 जो इस प्रकार दिया गया है, इफ़ यू वेक्टर क्रॉस डी यू वेक्टर बटा डी टी इक्वल टू 0 देन सो डैट यू वेक्टर टी इज ए कांस्टेंट वेक्टर। ये जो क्वेश्चन है 2011 और 2013 में पूछा गया क्वेश्चन। देखिए कभी कभी एग्जाम में क्या होता है, यहाँ पे यू जो दिया गया ना यू वेक्टर, तो यहाँ पे आपको दे दिया जाएगा वी वेक्टर, या फिर यू वेक्टर यानी यू जहाँ जहाँ पे है ना वहाँ पर भी दे देगा। तो आप जो हम सोल्यूशन बताए हैं वहाँ पर अगर भी दे दे तो वहाँ पर आप भी रख के क्वेश्चन बना सकते हैं। ठीक, इसी क्वेश्चन का आपको इस तरह से भी दे देगा एग्जाम में कि टू प्रूव दैट द नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन फॉर द यू वेक्टर टी टू हैव द कांस्टेंट डायरेक्शन इज यू वेक्टर क्रॉस डी यू वेक्टर बटा डी टी इक्वल टू 0। ये 2013 और 2017 में पूछा गया क्वेश्चन है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या करेगा आपको, हम यू पर बताए हैं ना, आपको कभी एग्जाम में आपको वी पर भी दे सकता है। ठीक, यहाँ पे कर देगा वी वेक्टर, यहाँ भी कर देगा वी वेक्टर, यहाँ भी कर देगा वी वेक्टर। ठीक, तो आप हम जैसे जैसे बनाए हैं वैसे जहाँ जहाँ पे यू है वहाँ पर आप भी कर दीजिएगा, एग्जाम में अच्छे तरीके से बनाइएगा। ठीक, चलिए क्वेश्चन करते हैं हम सॉल्व। तो लिखेंगे सोल्यूशन लेट, मान लीजिए कि जी वेक्टर वी द यूनिट वेक्टर है लॉग वेक्टर वी के। ठीक, तो जी टी वेक्टर बराबर क्या हो जाएगा यू वेक्टर टी बटा मॉडुलस ऑफ यू वेक्टर टी। देखिए एक चीज़ आप 12th क्लास में पढ़े हुए हैं क्या, कि यूनिट वेक्टर अलॉन्ग डायरेक्शन ऑफ ए वेक्टर जो होता है ए कैफ बराबर होता है ए वेक्टर बटा मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर। अगर हम वेक्टर ए निकालें तो क्या हो जाएगा मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर डॉट का यहाँ पे गुना इससे इस साथ हो जाएगा, यानी ए कैफ। ठीक है, यानी ए वेक्टर अगर इसमें हम निकाले तो इस तरह से आकर हम मेरा आ जाएगा ना। तो इसी तरह का हम इसको लिख सकते हैं ना जी यानी टी जो था ना टी सब में था, इसको हटा लिख सकते हैं इस तरह से भी जी वेक्टर बराबर यू वेक्टर बटा यू वेक्टर बटा यू, क्योंकि यहाँ पे देखिए ये चीज़ जी वेक्टर बराबर। ठीक है, यानी इसको अगर सॉल्व करिएगा जी वेक्टर अगर निकालिएगा तो आपको हो जाएगा यू वेक्टर बराबर हो जाएगा यू जी वेक्टर, ये हो जाएगा। यानी अगर हम यू वेक्टर निकालें तो क्या हो जाएगा यू वेक्टर बराबर हो जाएगा इसमें इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, यानी यू डॉट जी वेक्टर। इसको डिफ्रेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू टी के रिस्पेक्ट में करिए, डिफ्रेंशिएट कर दीजिए।
देखिए जब इसको डिफ्रेंशिएट करिएगा तो हो जाएगा डी यू वेक्टर बटा डी टी बराबर, पहले यू को कॉन्स्टेंट रहने दिया, जी को डिफ्रेंशिएट किया टी के रिस्पेक्ट में, तो अब हो जाएगा डी जी वेक्टर बटा डी टी प्लस जी वेक्टर डी यू बटा डी टी। तो मुश्किल नहीं। अब देखिए प्री मल्टीप्लिकेशन बोथ साइड, इसमें हम क्या किए, यू से यू वेक्टर से दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर दी, यानी यू वेक्टर क्रॉस डी यू वेक्टर बटा डी टी बराबर यू वेक्टर क्रॉस डी यू डी ये वाला डी जी वेक्टर बटा डी टी प्लस जी वेक्टर डी यू बटा डी टी। ठीक है। अब देखिए आगे इसमें क्या किए, अब देखिए इसको आगे अगर गुना कीजिएगा यानी इसको आगे सॉल्व करिएगा तो हो जाएगा, देखिए जी इन था जी, इसमें इसे गुना करिएगा तो क्या हो जाएगा, देखिए ये देख रहे हैं जी वेक्टर बराबर यू वेक्टर बराबर, आप लिख सकते हैं ये चीज़ यू वेक्टर बराबर, आप ये चीज़ लिख सकते हैं यू वेक्टर बराबर यू जी वेक्टर, ये चीज़ लिखें यू जी वेक्टर क्रॉस के साथ क्रॉस हो गया, यू डी जी वेक्टर बटा डी टी प्लस जी वेक्टर डी यू बटा डी टी। यहाँ तक तो समझ में आ गया। देखिए आगे इसको सॉल्व करते हैं, आगे इसमें गुना करिएगा तो हो जाएगा यू एस स्क्वायर जी वेक्टर क्रॉस ये वाला जी में भी गुना करिएगा इसमें तक हो जाएगा जी क्रॉस डी जी वेक्टर बटा डी टी। और देखिए इसमें इससे गुना करिएगा, इसमें इससे गुना करिएगा तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे देखिए थोड़ा शॉर्ट बता देते हैं, यहाँ पे करिएगा तो यू जी वेक्टर क्रॉस जी वेक्टर डी यू बटा डी टी, यही ना होगा। अब देखिए एक चीज़ मैं बता दूँ, अगर कोई भी वेक्टर जैसे ए वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर का होगा तो इसका जो वैल्यू होता है वो जीरो होता है, ये जीरो के बराबर होते हैं। ठीक है, ये जीरो के बराबर होते हैं, यानी अगर हम तो ई टर्म क्या हो जाएगा हमारा, ई टर्म पूरा हो जाएगा जीरो, यहीं पर हम लिख दिए यहाँ पर ये चीज़ क्या हो गया आपको जीरो, प्लस में इसमें गुना करिएगा इससे तो ये टर्म आपका जीरो हो जाएगा। ठीक, देखिए आगे यानी अपना बचा यू वेक्टर क्रॉस डी यू वेक्टर बटा डी टी बराबर यू एस स्क्वायर, ये वाला बच गया जीरो, इसमें जोड़िएगा तो यही आएगा यू जी वेक्टर क्रॉस डी जी वेक्टर बटा डी टी, इसको इक्वेशन फर्स्ट मान लीजिए। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। चलिए तो अगला वैल्यू निकाल दे, क्या हमको फाइंड करना था नेसेसरी कंडीशन। नेसेसरी कंडीशन यानी हो जाएगा लेट जी वेक्टर टी इज इक्वल टू कांस्टेंट, जी वेक्टर क्या है कांस्टेंट है, तो इसको डेरिवेटिव करिएगा टी में तो हो जाएगा डी जी वेक्टर बटा डी टी इज इक्वल टू जीरो, क्योंकि कांस्टेंट को डेरिवेटिव कीजिएगा तो क्या हो जाएगा जीरो ही होगा यहाँ। ठीक है, फ्रॉम इक्वेशन वन क्या था कि यू वेक्टर क्रॉस डी यू वेक्टर बटा डी टी बराबर यू एस स्क्वायर जी वेक्टर क्रॉस डी जी बटा डी टी। और यहाँ पे देखिए वेक्टर का यहाँ पे देखिए ये वाला जो अपना टर्म है जीरो दे चुका है, डी जी वेक्टर बटा डी टी इक्वल टू क्या है जीरो, तो इसके जगह पर क्या हो जाएगा जीरो, यानी पूरा टर्म क्या कर जाएगा जीरो कर देगा, यानी यू वेक्टर क्रॉस डी यू वेक्टर बटा डी टी इक्वल टू जीरो। तो ये जो है यानी यू वेक्टर क्रॉस डी यू वेक्टर बटा डी टी इक्वल टू जीरो, ये जो है अपना प्रूफ हो चुका है। नेसेसरी कंडीशन क्या हो गया, नेसेसरी कंडीशन प्रूफ कर चुके। अब देखिए सफिशिएंट कंडीशन क्या होगा, सफिशिएंट कंडीशन होगा कि यू वेक्टर क्रॉस डी यू वेक्टर बटा डी टी इक्वल टू जीरो था, नेसेसरी कंडीशन हम देखे हुए हैं। तो अगर ये यू वेक्टर क्रॉस डी यू वेक्टर बटा डी टी इक्वल टू जीरो हो गया तो उसे हम लिख सकते हैं यू वेक्टर जी वेक्टर क्रॉस डी जी वेक्टर बटा डी टी इक्वल टू जीरो। यहाँ पर देखिए हम नेसेसरी कंडीशन क्या देखे थे कि अगर ये इक्वल टू हमारा जीरो हो गया तो हम लिख सकते हैं यू एस स्क्वायर जी वेक्टर क्रॉस डी जी वेक्टर बटा डी टी इक्वल टू जीरो हो जाएगा, यानी ये टर्म अगर जीरो हो गया तो ये चीज़ हम लिख सकते हैं बराबर जीरो, वही लिखें यू एस स्क्वायर जी वेक्टर क्रॉस डी जी वेक्टर बटा डी टी इक्वल टू जीरो। ठीक है, यानी यू इधर करिएगा मल्टीप्लाई जीरो के में तो हो जाएगा आपको हो जाएगा जी वेक्टर क्रॉस डी जी वेक्टर बटा डी टी इक्वल टू जीरो। चलिए आगे देखते हैं। तो आगे लिखेंगे कि अगर देयरफॉर जी वेक्टर टी इज़ ये यूनिट वेक्टर है, अगर हम जी वेक्टर क्या है जी वेक्टर टी इक्वल टू यूनिट वेक्टर है तो यूनिट वेक्टर क्या होता है, यूनिट वेक्टर लिख सकते हैं मैग्नीट्यूड ऑफ जी वेक्टर बराबर वन, इसको अगर स्क्वायरिंग करिएगा दोनों साइड तो क्या हो जाएगा मैग्नीट्यूड ऑफ जी वेक्टर के स्क्वायर बराबर वन हो जाएगा, यानी मैग्नीट्यूड ऑफ जी वेक्टर स्क्वायर को हम लिख सकते हैं जी वेक्टर डॉट जी वेक्टर बराबर वन। इसको डिफ्रेंशिएट करिए टी के रिस्पेक्ट में तो हो जाएगा जी वेक्टर डॉट डी जी वेक्टर बटा डी टी प्लस जी वेक्टर डॉट डी जी वेक्टर बटा डी टी इक्वल टू जीरो। और देखिए जी वेक्टर जी और जी दोनों दो हो गए, यानी टू जी वेक्टर डॉट डी जी वेक्टर बटा डी टी इक्वल टू जीरो, दोनों सेम है यानी दो हो जाएगा इक्वल टू जीरो। और डू के इधर डिवाइड कर दीजिएगा तो हो जाएगा आपको दे देगा क्या जी वेक्टर डॉट डी जी वेक्टर बटा डी टी इक्वल टू जीरो। ठीक है, आगे देखिए आप एक चीज़ पढ़े या 12th क्लास में देखिए कि वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी बराबर अगर जीरो हो इस तरह का अगर इक्वेशन आ जाए तो इसमें आपको तीन वैल्यू निकलेंगे, यानी आइदर वेक्टर ए इक्वल टू जीरो
और वेक्टर बी इजकल टू 0 और वेक्टर ए क्या हो जाएगा पैरेलल टू वेक्टर वी। ठीक है, तो इसको हम इस तरह से लिख दें आइदर जी वेक्टर यानी ए यहाँ पे मान लीजिए इजकल टू 0 और डी जी वेक्टर बटा डी टी इजकल टू 0 और जी वेक्टर परपेंडिकुलर, यहाँ पे देखिए यहाँ पे डॉट का रिश्ता है तो ये परपेंडिकुलर में हो जाएगा, यानी परपेंडिकुलर डी जी वेक्टर बटा डी टी। ठीक, अब देखिए ये दोनों वैल्यू जो आपका पॉसिबल है ही नहीं है, ये दोनों वैल्यू जो है एक साथ पॉसिबल नहीं, क्योंकि ये पैरेलल में है और ये परपेंडिकुलर में है, तो ये तो गया। अब यहाँ पे देखिए जी वेक्टर को अगर देख लें, जी वेक्टर इजकल टू 0, तो जी वेक्टर हम मानने में क्या है, ये एक यूनिट वेक्टर है, यानी ये 0 नहीं होगा, यानी 1 होगा यूनिट वेक्टर, ये भी नहीं होगा, तो ये क्या हो जाएगा डी जी वेक्टर बटा डी टी, एक लॉट यही बच गया आखिरी, यानी हम कह सकते हैं ये डेरिवेटिव है, यानी जी वेक्टर देखिए, यानी हम लिख सकते हैं कि डी जी वेक्टर बटा डी टी इजकल टू 0, जी वेक्टर इज इक्वल कांस्टेंट, यानी हेंस डायरेक्शन इज कांस्टेंट, डायरेक्शन क्या हो गया कांस्टेंट। ये जो क्वेश्चन है आपका प्रूफ हो चुका है। ठीक, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू।